हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी चैनल इनोवेटिव रिसर्च ग्रुप में। आप मेरी एस्ट्रोलॉजी सीरीज लगातार देख रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट ज्योतिष सूत्रास लेकर आ रहे हैं। अभी हमारे कुछ न्यू कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, तो उन्हें जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप हमें मैसेज सेंड करें, हाई करके लिख दें, आगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम नए ज्योतिष सूत्र। आप सभी से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप इन ज्योतिष सूत्रों को अपनी कुंडलियों पर लगाएं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो उनके पास जिसकी भी कुंडलियां आती हैं उन पर लगाएं। और आप यदि इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, आपको क्या समझ में आता है, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अब कमेंट्स के बेस पर ही हमारी रिसर्च आगे बढ़ती है। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स होंगे उन सभी का स्वागत है। अब मैं शुरू करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष सूत्र। जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए भावा इन ए कुंडली। किसी भी कुंडली के अंदर आपको किसी भी भाव की प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से देखनी है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब वो भाव कितने अच्छे रिजल्ट देने वाला है, उस भाव से रिलेटेड कार्य करके आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं या जनरल सभी के पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि उनकी बेटी या बेटे का हस्बैंड या वाइफ कैसे मिलेंगे, क्या उनके मैरिज होने के बाद उनके भाग्य में बदलाव होगा, क्या वो अच्छा भाग्य लेकर आएंगे उनके लिए। ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब इस कुंडली के इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। आप यदि देखना चाहते हो कि किसी भी पर्सन का प्रोफेशन किस तरीके का रहने वाला है, आपकी संतान में है उसकी जिंदगी किस तरीके की आगे रहेगी, वो प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा, ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ढूंढ सकते हैं। मैं इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने वाला हूं। कुंडली का तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव उपचय हाउस माना जाता है। उपचय का यहां पर मतलब होता है कर्मशय वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीज। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय हाउसेज होते हैं। इन भावों के अंदर यदि अशुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वो भी अच्छे परिणाम देते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये जिंदगी में या लाइफ के अंदर वृद्धि या इंक्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एनहांसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो आज का जो हमारा सूत्र है रिसर्च बेस्ड ये सूत्र है और ये बृहद पारसर होरा शास्त्र से ही लिया गया सूत्र है कि कोई भी भाव उसका स्वामी और कारक दोनों, कुंडली के सभी 12 भावों के कारक होते हैं। सभी भावों के कारक हैं। पहले भाव का कारक सूर्य होता है, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव का कारक जुपिटर या गुरु होता है। इसी तरीके से तीसरे और छठे भाव का कारक मंगल होता है, चौथे भाव का कारक चंद्रमा होता है, 7वें भाव का कारक शुक्र होता है, 10वें भाव के मल्टीपल कारक होते हैं और 8वें और 12वें भाव का कारक शनि या सैटर्न होता है। तो किसी भी भाव का कारक और उसका स्वामी अलग अलग होते हैं हर एक की कुंडली में, मगर कारक फिक्स होते हैं। दोनों ही यदि उपचय हाउसेज में जाकर चले जाएं तो उस भाव के कारकत्वों में वृद्धि होगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं छोटे छोटे कि 7वें भाव को हम स्पाउस या पति पत्नी का भाव मानते हैं। यदि सप्तमें 7वें भाव का स्वामी 7th लॉर्ड और 7th हाउस का कारक शुक्र दोनों ही यदि तीसरे, छठे या 10वें, 11वें भाव में चले जाएं तो आपको जो स्पाउस मिलेगा, पति पत्नी, वो धनी होंगे, वेल्दी होंगे और मैरिज के बाद, शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा, ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। इसी में दूसरा कॉम्बिनेशन होता है 5वां भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है मेनली। वैसे हर एक भाव के कई सारे कारकत्व होते हैं, मगर मेनली शिक्षा और संतान के लिए हम इसे देख सकते हैं। उसका जो कारक होता है वो गुरु होता है। यदि किसी नेटिव की कुंडली में 5वें भाव का स्वामी पंचमेश, जिसे हम 5th लॉर्ड भी बोलते हैं, और उसका जो भी सिग्निफिकेटर या कारक गुरु है, जुपिटर है, वो दोनों ही 3, 6, 10 या 11वें भाव में 3, 6, 10th और 11th हाउस में जाकर प्लेस हो जाएं, बैठ जाएं, तो उस व्यक्ति की संतान प्रोग्रेस करेगी, बच्चों को प्रोग्रेस मिलेगी, ऐसा हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ऐसा हम फलित कर सकते हैं। इसी तरीके से 10वां भाव आजीविका का भाव होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 मेन इंपॉर्टेंट भाव ले लिए हैं, मैरिज, एजुकेशन, बच्चे और आजीविका। इसी तरीके से 10वें भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली में और उसका कारक ग्रह, कारक 10वें भाव के कई हो सकते हैं,
मल्टीपल कारक होते हैं, बुध भी कारक मानते हैं, सूर्य भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, मंगल भी मानते हैं और बहुत सारे सभी ग्रह कारक हो सकते हैं, शनि भी मानते हैं। 10वें भाव के मल्टीपल कारक होते हैं। तो 10वें भाव का जो भी स्वामी है लॉर्ड और उसका कारक यदि दोनों ही 3, 6, 10, 11 भाव में चले जाएं तो ऐसे व्यक्ति के प्रोफेशन या उसकी आजीविका में वृद्धि होगी जिंदगी भर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाने के लिए मैंने ये हरिवंश राय बच्चन की एक कुंडली ली हुई है, जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, एक प्रोफेसर थे, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी फैमिली के बहुत परम मित्र हुआ करते थे और आज के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिता थे। उनकी कुंडली के अंदर यदि मैं इस सूत्र को लगाना चाहूं तो इनके 10th हाउस के अंदर यदि अब जाएंगे तो 4 साइन है। 4 साइन मतलब कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्रमा 10वें भाव के अंदर ही बैठा हुआ है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि जो 10th लॉर्ड 10वें भाव में बैठ गया, उपचय भाव में बैठ गया, 3, 6, 10, 11 में कहीं भी बैठ जाए। दूसरा जो कारक है 10वें भाव का, उसको गुरु को भी हम मान सकते हैं, तो गुरु भी 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो दोनों ही 10वें भाव का कारक और 10वें भाव का स्वामी 10th हाउस 10वें भाव के अंदर बैठ गया तो इनका जो प्रोफेशन है, आजीविका में इनका कार्य क्षेत्र है, उसमें वृद्धि होगी। तो आप सब जानते हैं वो कितने प्रसिद्ध थे, आज तक भी उनकी कविताएं फेमस हैं। सब लोग हरिवंश राय बच्चन को अभी भी आज की पीढ़ी के लोग भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमने किसी भी भाव के आगे बढ़ने के प्रॉस्पेरिटी के कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए। दूसरा कॉम्बिनेशन जो हम देखेंगे, आपको किसी भी व्यक्ति का जो भी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ कुंडली। एक चार्ट को देखकर, एक कुंडली को देखकर, पत्रिका को देखकर आपको यह निश्चय करना है कि यह व्यक्ति होशियार होगा, दिमाग वाला होगा, बुद्धिमान होगा या नहीं होगा। उसका एक बड़ा ही सिंपल सा बृहद पारसर होरा शास्त्र का एक रूल है, जिसे मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। यह रूल कितना सामान्य है, आप सूर्य की स्थिति कुंडली में उठाकर देख लीजिए। यदि सूर्य से 12वें भाव के अंदर, ये बहुत कम कुंडलियों में मिलेगा आपको, मगर वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट इंटेलिजेंट होते हैं जिनकी कुंडलियों में ये योग होगा। सूर्य या सद से 12वें भाव मतलब पिछले भाव के अंदर देख लीजिए, यदि गुरु और शुक्र दोनों जो देवताओं के और राक्षसों के गुरु हैं, दोनों गुरुओं की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति परम बुद्धिमान होता है, हाईली इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। अब 12वें भाव में नहीं है, यदि सेम ही भाव में, उसी भी भाव में यदि गुरु और शुक्र की युति हो जाती है, शुक्र की तो बहुत कुंडलियों में युति मिलेगी, गुरु की कभी कभार युति होती है, तो सूर्य और जिस भाव में बैठा है उसी भाव के अंदर भी यदि शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, मगर सूर्य की डिग्री से उनकी डिग्री कम है, मतलब पीछे हैं, वो डिग्री में उनसे पीछे हैं, तभी भी वो व्यक्ति परम इंटेलिजेंट होगा। मगर इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यदि उसका शुक्र वक्री हो जाता है, रेट्रोगेट हो जाता है, तो इंटेलिजेंस का लेवल उतना हाई नहीं होगा। इंटेलिजेंट वो जरूर होगा, श्योर है। यदि सूर्य से 12वें भाव में यदि शुक्र और गुरु की युति है, या सूर्य जिस भाव में है उसमें भी युति है मगर वो सूर्य से डिग्री में पीछे है, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये कुंडली ली हुई है, आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है। इसके अंदर जो सिंह राशि के अंदर सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों बैठे हुए हैं, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य की डिग्री, सन की डिग्री 28.19 है, जबकि गुरु एंड वीनस की डिग्रीज आपकी उससे कम है, तो उससे पीछे हैं। तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, मगर यहाँ पर शुक्र एक्चुअली वक्री हो गया, इसलिए उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा जितना इसको होना चाहिए था। यदि शुक्र भी वक्री नहीं होता तो ये बहुत ज्यादा वाइज और इंटेलिजेंट होता। अब हम एक और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, हैप्पीनेस डिस्पाइट पेन। जिंदगी के अंदर आपने बहुत लोग देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होता और वो बहुत हैप्पी रहते हैं। ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास सभी तरह की सक्सेस होती है मगर वो कभी भी हैप्पी नहीं रह पाते। तो हैप्पीनेस या सुख और सुखी रहने का और आपकी वेल्थ का या आपके पैसे का, धन धान्य का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। सुखी रहना एक माइंड सेट है, आपके दिमाग की स्थिति है। यदि आपके दिमाग में संतुष्ट होना सीखा है, सेटिस्फाई होना सीखा है, तो आप कैसे भी बुरे हालात में भी सुखी रह सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसे योग बना रहा हूं। आप जिंदगी में अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बड़ी बड़ी परेशानियों को भी बहुत साहसिक रूप से, बड़े आराम से सहन कर लेते हैं और वो जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं।
वो उन परेशानियों को गाते नहीं रहते 24 घंटे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हुआ था। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको कोई भी परेशानी नहीं होती, छोटी सी परेशानियों को गाते हैं, या आप कह सकते हो कि उन्हीं को लेकर वो परेशान होते रहते हैं। और कभी भी कितनी भी उनको सफलता मिल जाए वो कभी भी हैप्पी नजर नहीं आते, वो हमेशा अपनी स्थिति से परेशान नजर आते हैं। इस दोनों तरीके के लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने होगा। आज मैं वो बता रहा हूं कि जिनको परेशानियां होते हुए भी जो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। इसका बड़ा आसान सा कॉम्बिनेशन है। आपने आदि योग सुना होगा, एक चंद्रादि योग होता है, एक लग्नादि योग होता है। लग्नादि योग होता है यदि लग्न से छठे, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तीनों में, उसको हम लग्नादि योग बोलते हैं। वो जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। ऐसे ही चंद्रमा से यदि छठे, सातवें, आठवें भाव के अंदर यदि शुभ ग्रह बैठे हों, वो चंद्रादि योग होता है। वो भी जिंदगी में आपको बहुत सक्सेस देता है, आपको सफलताएं देता है, आपको बहुत आगे लेकर जाता है। आज का जो मैं योग बता रहा हूं बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, केवल अंतर इतना सा है, इसमें शुभ ग्रह होना जरूरी नहीं है और छठे, सातवें, आठवें भाव में बैठना भी जरूरी नहीं है। आज का योग यह है कि लग्न से छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामी किसी भी तरीके से आपस में रिश्ते में हो, या भावों के बीच में किसी भी तरीके का रिश्ता हो जाए कि एक भाव का स्वामी दूसरे में जाकर बैठ जाए, तो छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामियों में किसी भी तरीके का रिश्ता हो जाए जिस व्यक्ति की कुंडली में, और वो स्वामी मेलिफिक हो, बेनिफिक हो, शुभ हो, अशुभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके स्वामियों के बीच में या उन भावों के बीच में किसी भी तरीके का यदि कोई भी रिश्ता कुंडली के अंदर बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति परेशानियों और पेन, दुख, दर्द के बावजूद भी हैप्पी नजर आएगा, सुखी नजर आएगा और जिंदगी आसानी से काट देगा। आपको वो बात बात पर रोता हुआ नजर नहीं आएगा। बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, उनका साहस से सामना करेगा और उनसे जीत कर आगे बढ़ेगा। और ये इसमें ध्यान रखना है कि लग्न ही नहीं, बल्कि यदि सूर्य से छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामी भी यदि आपस में किसी तरीके का रिश्ता बना रहे हैं या वो भाव रिश्ता बना रहे हैं, तभी भी ऐसा ही होगा। और साथ में चंद्रमा से भी यदि छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामी कोई रिश्ता बना रहे हैं तो ऐसा ही होगा। एक्चुअली तीन तरह की लग्न होती है आपकी। एक आपकी लग्न होती है, एक चंद्र लग्न होती है, एक सूर्य लग्न होती है। ये कॉम्बिनेशन तीनों पर फिट बैठता है। तो कॉम्बिनेशन बड़ा आसान सा है कि लग्न चंद्रमा या सूर्य से छठे, सातवें, आठवें भाव के भावी स्वामियों के बीच में किसी भी तरीके का रिश्ता हो या भावों के बीच में रिश्ता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियों के बावजूद भी आपको हैप्पी नजर आएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा और वो सुखी रहेगा, क्योंकि उसका मन संतुष्ट होगा। वो मानकर चलेगा परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की मैंने कुंडली ली हुई है, जिन्हें की आपका लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिला था और उनके बारे में सब जानते हैं। उन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा था और सभी तरीके के बड़े बड़े जो भी अवार्ड हैं उन्हें इंडिया के सब अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो इस कुंडली को यदि मैं ध्यान से देखूं तो इनकी लग्न से छठा भाव में उसका स्वामी सूर्य है, यहाँ पर सिंह राशि है, सातवें भाव के अंदर कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध है, आठवें भाव के अंदर तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र है, और ये तीनों ही इनके दूसरे भाव के अंदर युति बनाकर बैठे हैं, कंजंक्शन में बैठे हैं। मरकरी, सन एंड वीनस ऑल थ्री आर कंजक्टेड इन द सेकंड हाउस। ना ही केवल लग्न से, क्योंकि चंद्रमा भी लग्न में बैठा है, तो चंद्रमा से भी छठे, सातवें और आठवें भाव के स्वामी एक दूसरे से लिंक्ड हो रखे हैं। इसी तरीके से तो आपने देखा होगा कि ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ में कोई बहुत वैसे वेल्थ नहीं थी, बहुत स्ट्रगल थी उनकी लाइफ में, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। तो बहुत लाइफ में स्ट्रगल होते हुए भी वो हमेशा हैप्पी नजर आते थे और जिंदगी में वो आगे बढ़ते गए और सफलताओं के बहुत बड़े बड़े मुकाम उन्होंने पाए। तो उम्मीद है आपको आज के कॉम्बिनेशंस अच्छे लगे होंगे। आप कुंडलियों पर लगाएं। आपने अभी तक वीडियो देखा है तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।